नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल पूरे कर लिए हैं और इस अवसर पर तमाम प्रदेश में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन इस योगी सरकार के 4 साल की कार्यकाल की समीक्षा हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ करने जा रहे हैं जो पिछले लगभग 30 साल से ऊपर के कार्यकाल से पत्रकारिता में हैं और वो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जाने जाते हैं। तमाम सारे उन्होंने लेख लिखे हैं जो राजनीति की उठापटक को, राजनीति की स्थिरता को दर्शाते हुए लिखे गए हैं। इसीलिए हमने सोचा कि योगी सरकार के कामकाज की समीक्षा उनके मंत्रियों और उनके विरोधियों की करने के बजाय एक पत्रकारिता के दृष्टिकोण से देखी जाए तो शायद ये ज़्यादा उचित होगा। इसी के चलते आज हम वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मत्स्येंद्र प्रभाकर के सामने हैं और हम सीधे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो एक निष्पक्ष पत्रकार के रूप में 4 साल के योगी सरकार के कामकाज की समीक्षा किस तरह करते हैं। योगी सरकार के 4 साल के कामकाज बेहद अहम हैं। अहम इसलिए हैं क्योंकि योगी सरकार का ये अंतिम वर्ष है और अब वो चुनाव में जा रहे हैं। दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए 2022 बेहद अहम हो गया है। एक तरफ जब सारा विपक्ष एकजुट है, वैसे ऐसी स्थिति में क्या होगा, 2022 में क्या स्थितियां बनेंगी, 4 साल में योगी की सरकार ने किस तरह की उत्तर प्रदेश की उत्तम प्रदेश बनाने की छवि देखी। जो रामलाइट ने कल एक संदेश अपना भेजा, उन्होंने कहा कि मैंने जब योगी को शपथ ग्रहण कराया था तो हमने सपना देखा था कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। योगी सरकार ने उनकी कल्पनाओं को पूरा किया है। सर, आज योगी सरकार ने अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और अब से कुछ देर पहले ही लोक भवन में उन्होंने एक मूल मंत्र दिया है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये एक बहुत अच्छी धारणा पर आधारित बात है। राजेश जी, इस संबंध में कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा और पहले उनको देख लिया जाए, उनको समझने की कोशिश की जाए तो चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी और उनके कार्यकाल की हम सही तरीके से व्याख्या और विवेचना भी कर सकेंगे। एक अहम बात इस संबंध में ये है कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को जो लोग आलोचना उनकी करते हैं वो उन्हें लेते मुख्यमंत्री के रूप में नहीं हैं, बल्कि उनको उनकी अपनी स्थिति को वह गोरखनाथ मंदिर के महंत के रूप में देखते हैं और अपेक्षा करते हैं कि वो महंत की भांति कार्य करें। समस्या इस बात की सबसे अधिक होती है। जो मुख्य बात है वह ये कि वास्तव में हमें यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को मंदिर के महंत के रूप में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करना चाहिए और वो हैं भी। और कोई भी मुख्यमंत्री शासन करता है वह मंदिर के महंत की भांति अपना समुदाय या अपना संप्रदाय नहीं चलाता है, अपनी अवधारणाएं नहीं रखता है। और मूल समस्या यहाँ पर आलोचकों की पर जब मैं नज़र डालता हूँ तो यही पाता हूँ कि वास्तव में वो उन्हें सोचते तो हैं महंत के रूप में, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यों की वो समीक्षा करते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। सरकार एक बहुत अच्छी धारणा को लेकर के काम कर रही है और कार्य ये वैसे नहीं है जिनको 2 दिन में, 4 दिन में या एक निश्चित अवधि में पूरा किया जा सके। एक निरंतर कार्य जो होता है उसे ही विकास का नाम दिया जाता है। सरकार ने जो भी धारणाएं बनाई हैं, अपने शासन का जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है, उसके अनुकूल मेरी अपनी दृष्टि में वह बेहतर ढंग से काम कर रही है। समस्या शासन के स्तर पर भी है और वह ये कि जैसे किसी भी एक समुदाय में, किसी भी एक समूह में सभी लोग एक जैसे नहीं होते, वैसे ही शासन के स्तर पर भी है। यह योगी मंत्रिमंडल में भी मुझे देखने को मिलता है। सर, आप कह रहे हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री के रूप में लोगों को लेना चाहिए और महंत के रूप में लोग ले रहे हैं। मैं उससे अलग बता रहा हूँ। कल विधानसभा का सत्र चल रहा था पिछले दिनों, तो मुख्यमंत्री जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि वो मुख्यमंत्री की भाषा है? मुख्यमंत्री की भाषा एक व्यक्ति की ही भाषा होती है। मुख्यमंत्री एक व्यक्ति ही होता है और वस्तुतः कोई भी भाषा परिस्थितियों पर निर्भर करती है। वहाँ साधुता या संत की भाषा की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
राजनीति की भाषा से ही बात होती है। हमारे यहाँ कहा भी गया है कि जैसा देश वैसा वेश। यह पूरा शासन इस पूरे प्रदेश को मंदिर मान करके नहीं चल सकता है। इसको उत्तर प्रदेश को एक राज्य मान करके ही चलाया जा सकता है और उसी आधार पर, उसी गति से और उसी राह पर योगी आदित्यनाथ बढ़ रहे हैं और हम उनके कार्यों को उसी दृष्टि से लेते हैं। उनकी भाषा की कोई आलोचना करे तो यह उसका अपना निजी दृष्टिकोण हो सकता है। इस सरकार को लोगों की मान्यता की आवश्यकता तो है, लोगों के विश्वास के मुतालिक, लेकिन वास्तव में लोगों की मान्यता से यह सरकार न तो चलेगी और न ही स्थिर रह सकती है। इस सरकार की दोबारा वापसी जनता के विश्वास से होगी और ये जो लोग आलोचक हैं, जो विरोधी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यह जनता का प्रतिनिधि होने का, उनका नुमाइंदा होने का, उनका हितचिंतक होने का दावा तो करते हैं, लेकिन वास्तव में ये जनता के हित की बात को कहीं किसी भी स्तर पर नहीं उठाते और केवल उन विषयों को उठा करके योगी सरकार की समीक्षा करते हैं, योगी सरकार के कार्यों को देखते हैं जो उनके राजनीतिक दृष्टि से उचित होता है, उनके लिए सुलभ लगता है। सर, मैं चाहता हूं कि एक पत्रकार की दृष्टि से, चूँकि आप लोग हर विषयों को बहुत गहनता से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसके बारे में अपने विचार प्रकट करते हैं, तो आपको लगता है कि जो योगी सरकार ने 4 साल पहले जब शपथ ली थी, उस समय उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, आज उत्तर प्रदेश जिन परिस्थितियों में आया है, यानी कि 2017 का उत्तर प्रदेश और 2021 का उत्तर प्रदेश, उस दोनों के उत्तर प्रदेश में आप कहाँ पर उत्तर प्रदेश को किस तरह से देखते हैं कि क्या जिस तरह की स्थितियां थी, उन परिस्थितियों में जो बेहतर से बेहतर हो सकता था वह मुख्यमंत्री ने कर दिखाया है या कहीं कमी रह गई है? क्योंकि अब चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में हर ऐसा नहीं कि विरोधी चुप रहेंगे, विरोधी भी हावी रहेंगे और साथ वाले भी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। पार्टी में भी अंदर खाने राजनीति है। आपको पता है कि अभी 100 से ज़्यादा विधायक विधानसभा में बैठ करके प्रदर्शन कर रहे थे अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ, ऊपर से मंत्रिमंडल से चुप कराया गया, तब जाकर के वो लोग शांत थे। तो ऐसी स्थिति में 4 साल के कामकाज को आप देखते हैं कि जिस तरह की 17 और 21 में आप कहाँ अंतर पाते हैं? 17 और 21 में मूल अंतर जो दिखाई देता है वह गवर्नेंस का है। यद्यपि इसकी आलोचक इस रूप में न लेकर के इस बात को उनके विरोध में प्रचारित करते हैं। वास्तव में कानून व्यवस्था का मसला एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, इसका समाधान ढूंढने के लिए योगी सरकार ने जिस प्रकार से शासन किया है वह बेहतर है। राजेश जी, आप एक बात को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं कि संसार में आज तक कोई भी एक ऐसी बात नहीं हुई, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसको सभी लोग मानने वाले रहे हों। जितने, और ये अनादिकाल से हमारे यहाँ प्रचलन में रहा है, होता आया है कि हमेशा जो संत प्रवृत्ति के लोग हुए हैं, अच्छे सोच समझ के लोग हुए हैं, उतने उनसे ज़्यादा विरोधी उनके वो रहे हैं जो उससे विपरीत स्थिति, उससे विपरीत सोच वाले रहे हैं। इस कारण योगी सरकार के साथ भी यही स्थिति दिखती है। आपको प्रथम दृष्टया यह देखता है, वो मीडिया का वर्ग चाहे शासन प्रशासन या राजनीति अथवा समाज के किसी भी दूसरे क्षेत्र के लोगों का हो, वास्तव में हमारी आदत ये होती है कि हम अपने व्यक्तिगत कार्यों और व्यक्तिगत स्वार्थों के आधार पर ही किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं। स्वयं को छोड़ करके, स्वयं के अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके किसी भी चीज़ की हम न तो समीक्षा करते हैं और न करना चाहते हैं। सारी समस्या इस स्तर पर होती है। वास्तव में हमें करना ये चाहिए, किसी भी चीज़ को समग्र की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। समग्रता की दृष्टि का मतलब सर्वहित होता है, सर्व कल्याण होता है। सर्वहित और सर्व कल्याण की भावना भी दरअसल सभी के लिए नहीं हो सकती। एक अपराधी अगर कोई अपराध करता है तो उसको दंड देना जहाँ शासन का काम है, शासन उसके दंड के लिए व्यवस्था करेगा, तो उसके परिवार के लिए हो सकता है उसको दंडित किया जाना हितकर न हो। यही बात समाज और व्यवस्था में व्यापक पैमाने पर भी होती है। समाज अपने स्वार्थों के तय ही चीज़ों का मूल्यांकन करता है और उसी के आधार पर आलोचना करता है, उसी के आधार पर अपने मानक तय करता है। सर, आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था की बात, कानून व्यवस्था आप कह रहे हैं सर्व समाज की बात हो रही है, सबके हित की बात हो रही है, ये कहाँ दिख रहा है? आप अपराध की, आपने कानून व्यवस्था की बात की, इसलिए मैं और छोड़ के पहले कानून व्यवस्था की बात करता हूँ। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि
मिशन शक्ति इन्होंने चलाया, महिला अपराध को लेकर के तमाम सारे बयानबाजी हुई, अभियान चलाए गए, मिशन शक्ति चलाया जाए, मिशन सखी चलाया जाए। उसके बावजूद आपने हाथरस देखा, आपने उन्नाव देखा, आपने विकास दुबे हत्याकांड देखा, और उसके आपने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद सबकी संपत्तियों को बुलडोज़र चलते हुए देखा। यहाँ तक ठीक है, उधर धनंजय सिंह, उधर ब्रजेश सिंह, ये सारे अपराधी, इनका इनकाउंटर नहीं हुआ। जो इस सरकार को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, किसी भी एक ठाकुर का इनकाउंटर हुआ तो आप बताइए, किसी भी एक ठाकुर के साथ कोई मुठभेड़ हुई है तो आप बताइए। ब्राह्मणों के साथ करीब 500 से ज़्यादा ब्राह्मणों का इनकाउंटर किया गया है। इसको लेकर के योगी सरकार कटघरे में खड़ी है। हाथरस में अपने लोगों को बचाने की कोशिश की गई, उन्नाव में अपने लोगों को बचाने की कोशिश की गई। जब हाईकोर्ट का डंडा पड़ा तब उसके बाद हाथरस और उन्नाव में जो किस तरह की चीज़ें हुई सबने देखा। और आप भी जानते हैं, हम लोग का सर शर्म से झुक जाता है जब हाथरस में बेटी के साथ किस तरह से चीज़ें हुई, छोटी बच्ची के साथ हुआ, उसके साथ उसका किस तरह रात में पेट्रोल डाल करके अंतिम संस्कार करा दिया गया। इन चीज़ों को देख करके आपको नहीं लगता है कि भले ही सरकार कहे कि हम अपराध पर डंडा कस रहे हैं, लेकिन अपराध के नाम पर जो शक्ति दिखाई जा रही है वो सिर्फ उन्हीं को निपटाने की कोशिश है जिनको जो है सरकार अपना व्यक्तिगत दुश्मन मानती है। अभी पिछले दिनों आपने देखा अखिलेश यादव पर मुकदमा दर्ज हुआ। अखिलेश यादव ने 1090 पर एक होर्डिंग लगवाई जिसमें उन्होंने अपनी और योगी आदित्यनाथ दोनों की तस्वीर लगाई, और एक तरफ अपने ऊपर दर्ज मुकदमे की लिस्ट चस्पा किया, एक तरफ योगी आदित्यनाथ की लिस्ट चस्पा किया। दोनों को होर्डिंग जस्ट चंद मिनटों में हटा दी गई थी, सरकार के विरोध में थी। तो ये मैं ना सत्ता पक्ष की बात कर रहा हूँ ना विपक्ष की, लेकिन इसको आप किस तरह से देखते हैं कि ये क्या सबका साथ सबका विकास है, या फिर मतलब ये अपराध को ख़त्म करने की टेक्निक के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ ठीक है? राजेश जी, एक बात आप देखिए, इसको इस तरीके से मैं देखता हूँ कि प्रभुता पाई काह मद नहीं, लेकिन आप इसको इस दृष्टि से मत देखिए। ये अखिलेश यादव की सरकार के दौरान भी, मायावती की सरकार के दौरान भी, और उसके पूर्व बहुत पहले भी जो भी सरकारें रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हों या जनता पार्टी की सरकारें रही हों या जनता दल की सरकारें रही हों, हमेशा ये होता आया है। सत्ता हमेशा अपना हित साधने की कोशिश करती है। योगी आदित्यनाथ भी अपने हित को, अपना हित उनका शासन का हित है और शासन का आशय उनकी सरकार है। वो अपने सरकार को बचाने के लिए सारे इंतजाम करेंगे, और यह राजनीतिक दृष्टि से अगर मैं देखूं तो कतई बुरा नहीं है। किसी भी ऐसी सरकार ने हमेशा यही कार्य किए हैं। मुजफ्फरनगर कांड को आप क्यों भूलते हैं? आप संभल कांड को क्यों भूलते हैं? आप आगरा कांड को क्यों भूलते हैं? यह सब हम इस सरकार की समीक्षा करें, पिछली सरकारों की नहीं। इस सरकार की समीक्षा का भी प्रश्न है तो यह सरकार भी अपने ढंग से ही काम करेगी। सरकार हमारे आपके ढंग से काम नहीं करेगी। सरकार बहुतायत जनता का हित देखती है, जो जनता के हित में होगा सरकार वो करना चाहेगी, और जनता का आशय हमेशा बहुमत होता है। जो बहुमत के हित में दिखेगा, बहुजन के हित में दिखेगा, सरकार वह करने की कोशिश करेगी। इसके किसी भी कार्य को मैं जातीयता की दृष्टि से देखने का हामी नहीं हूँ, और न ही इस दृष्टि से देखना उचित समझता हूँ। सर, पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव देश की रीढ़ होते हैं, क्योंकि गरीब गांव का चुनाव होता है जहां पर लोग अपना सबसे छोटा मेंबर चुनते हैं। पंचायत का प्रधान का चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, ग्राम प्रधान का चुनाव, ये चुनाव होने जा रहे हैं। आपने देखा सरकार लगभग 1 साल से चुनावों को खींचते चली आ रही है, और अब ये आरक्षण को लेकर के अभी हाईकोर्ट ने काफ़ी फटकारा है उसको। कहा है कि 2015 के आधार पर जब हुआ था तो आरक्षण नए सिरे से करने की क्या ज़रूरत थी। बात भी सही, आप इसे 30 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी आपने देखा है कि हर 5 साल में आरक्षण की पुनः विवेचना की जाए? 2015 में की गई, जब हाईकोर्ट ने कहा कि 2015 में किया जा रहा है तो फिर से सारी चीज़ों को फिर से किया जा रहा है। इतने दिनों तक आरक्षण की नई सूची बनाई गई, तमाम सारे कर्मचारी लगाए गए, उन पर नए सिरे से पूरी कवायद की गई, और आप सोचिए पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया गया, अधिसूचना जारी कर दी गई। तमाम सारे लोग ऐसे जो बैनर पोस्टर छपवा करके समर में कूद पड़े थे और पंचायत चुनाव कर रहे थे। अब जो है फिर से सरकार ने कह दिया नहीं, 2015 के आधार पर आरक्षण होगा। तो इसको नहीं लगता कि जो चुनाव हैं, जो गाँवों के चुनाव हैं, जो मेन चुनाव होते हैं जहाँ से राजनीति शुरू होती है, उन चुनावों को सरकार ने जानबूझ के देर करने का प्रयास किया। वहाँ पर भी कोशिश हुई कि उनको टाला जा सके, क्योंकि किसान आंदोलन बगल में चल रहा है। 150 सीटें पश्चिम में हैं, 135 सीटें भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में।
वहाँ पर जो किसानों के लिए एक माहौल है, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि वहाँ पर चुनाव हो। तो ऐसे में पंचायत चुनाव के साथ जो हो रहा है, क्या आपको लगता है कि गाँवों के साथ न्याय हुआ है? मैं इसको न्याय अन्याय या राजनीतिक दृष्टि से न देख करके शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दृष्टि से देखता हूं, और मैं इस बात का मत हूं, मैं न्यायपालिका के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि न्यायिक विवेचना और न्यायिक विवेकाधिकार जजों का अपना व्यक्तिगत मामला भी होता है। मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन एक बात बहुत अच्छे ढंग से कहना चाहता हूँ, और मैं उस बात के पक्ष में हूँ कि एक देश से एक चुनाव होना चाहिए। और मैं ये मान करके चलता हूँ कि यह सरकार भी, चाहे जो भी बहाने हो, चाहे जो भी वो हो, वो वास्तव में परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, वह सरकार की जो मूल धारणा है जिसकी प्रवर्तना इस देश के प्रधानमंत्री ने कर रखी है, एक देश एक चुनाव, सरकार उसी दिशा में बढ़ती हुई लगती है। पंचायत चुनाव के मामले में भी यही लगता है, और वास्तव में ऐसा हो जाना चाहिए। एक बात जो आपने पंचायतों के आरक्षण के संबंध में कही, उसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि हर क्षेत्र में आबादी विभिन्न समुदायों के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है, और यह नियमित तौर पर होना चाहिए। हर चुनाव के पूर्व इसकी समीक्षा होनी चाहिए और पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए क्षेत्रों का, उसके हिसाब से परिसीमन होना चाहिए, और उसके हिसाब से आवश्यक हो तो सीटों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए, तभी लोगों को सही प्रतिनिधित्व प्राप्त हो पाएगा। लेकिन इसको पंचायतों में सीटें बढ़ाने या पंचायतों की संख्या बढ़ाने को मैं देश के राज्यों की संख्या बढ़ाने के साथ नहीं जोड़ता हूं। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि देश में राज्यों की संख्या और की जानी चाहिए, इसलिए कि इससे क्षेत्रीय उद्रेक पैदा होता है, और वह क्षेत्रीय उद्रेक हमारे देश के लिए, हमारे देश की व्यवस्था के लिए, हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही घातक है। हमें उन प्रवृत्तियों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है जिनसे देश को चोटिल करने की कोशिश की जाने की कोशिशें होती हैं, उनके प्रयास होते हैं। हमें उन पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, और सरकार इस प्रकार के कार्य अगर कर रही है, एक देश एक चुनाव, तो वास्तव में खर्चे बचाने की कोशिश हो रही है। उसमें सारी मशीनरी का जो बल जाया करता है उसको समाप्त करने की कोशिश हो रही है, उसको नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है, और इसको इस तरीके से किया जाना चाहिए। जहाँ तक पंचायतों का प्रश्न है कि इसको एक निश्चित समय सीमा के भीतर कर लिया जाना चाहिए, उसको मैं इस रूप में देखता हूँ कि यह होना चाहिए। लेकिन असल में जब एक देश एक चुनाव की धारणा इस देश में कायम हो चुकी होगी, तब भी तो यही करना पड़ेगा कि हमें कुछ विधानसभाओं का, कुछ जिला परिषदों का, जिला पंचायतों का, कुछ ग्राम पंचायतों का, कुछ न्यायिक पंचायतों के या क्षेत्रीय पंचायतों का समय या तो कम करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। यह सरकार अगर उस दिशा में उस सोच को लेकर के कार्य कर रही है तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, और सरकार को इस गति पर कार्य को अपने करना चाहिए, और इसको किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश चुनाव के साथ ले जाना चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम दावे किए हैं। आज मुख्यमंत्री अपने 4 साल के काम का लेखा जोखा रख रहे थे। उन्होंने कहा हमें 4 लाख युवाओं को नौकरी दी, 17 एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, 4 एक्सप्रेसवे बन गए हैं, और 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं, 15 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं, और बेरोजगारी दर जो 17 थी अब वो कुछ 4.5% बच गई है जो अखिलेश सरकार में थी। हमने गन्ना किसानों का रिकॉर्ड भुगतान कराया है। यानी उन्होंने वो सारे वायदों को कर दिखाया जो राम राज्य की एक संकल्पना को पूरा कर रहे हैं। लेकिन यथार्थ में आप देखें तो ना जेवर एयरपोर्ट पूरा हुआ है, ना जो है दोनों अन्य एयरपोर्ट जो बन रहे थे वो एयरपोर्ट पूरे हो पाए हैं, ना ही जो 17 एयरपोर्ट घरेलू बन रहे थे उनको पूरा किया जा चुका है, ना कोई जो उन्होंने बताया कि हमने 4 एक्सप्रेसवे शुरू करने जा रहे हैं, सिर्फ एक रायबरेली एम्स को छोड़ दें तो बाकी कोई उनकी परियोजना अभी पूरी होती नहीं दिख रही, जबकि 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। आप किसान पद के पास में रहते हैं, आप देख रहे हैं किसान पद भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जबकि 4 साल हो गए हैं सरकार को शपथ ग्रहण किए हुए। हाँ, योगी सरकार ने एक काम जरूर किया है कि जो 4 लाख नौकरियां दी हैं, यानी ये वो नौकरियां हैं जो लोगों ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से या अन्य जगहों से नौकरियों के आवेदन किए, उनको निकला, उनको पाया, और उसके बाद उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण समारोह जरूर किए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो ये
योजनाएं गिना रहे हैं, जैसे वो यमुना एक्सप्रेसवे या कोई एक्सप्रेसवे गिनाते हैं तो जनता तो उसी जगह से निकलती है। जनता नहीं देख रही कि वो एक्सप्रेसवे पूरा हुआ कि नहीं हुआ है। वो प्रतापगढ़ में बता रहे हैं कि हमने हवाई अड्डा बनाने जा रहे हैं, इलाहाबाद में हवाई अड्डा बनाने जा रहे हैं, ललितपुर में हवाई अड्डा बनाने जा रहे हैं, तो हवाई अड्डा तो वहाँ दिख नहीं रहा है। कोई एक्सप्रेसवे बना हुआ नहीं दिख रहा है, मेडिकल कॉलेज पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ वही एक्सप्रेसवे चल रहे हैं जो अखिलेश सरकार में बने हुए थे, उन्हीं का फीता काट के दोबारा चला दिया गया है। मेट्रो आप बताइए कि कोई नई जगह पे शुरू हो रही हो, कानपुर मेट्रो शुरू होनी थी, अभी तक नहीं शुरू हो पाई है। ऐसी तो आप सरकार को, आपको क्या लगता है कि सरकार के दावे जो कर रही है लोग, जनता उसी पे भरोसा कर लेगा क्या? राजेश जी, आप बखूबी इस बात को जानते हैं, आपका भी अध्ययन है कि कोई भी योजना एक दिन में या एक वर्ष में या एक साल में नहीं तैयार होती है। किसी भी योजना को ज़मीन पर उतारना होता है और ज़मीन पर उतारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है भूमि के अधिग्रहण की। भूमि का अधिग्रहण वास्तव में सर गंगा एक्सप्रेसवे का अभी तक भूमि अधिग्रहण भी नहीं हो पाया है। हाँ, भूमि अधिग्रहण इसलिए नहीं हो पाया कि विभिन्न स्थानों पर उनके लिए जो पैमाइश की गई, विभिन्न स्थानों पर बाधाएं आ रही हैं। कहीं कोई मंदिर आ रहा है, कहीं कोई मस्जिद आ रही, कहीं कोई दरगाह आ रही है, कहीं किसी के घर आ रहे हैं। सरकार उनकी तरफ जो है ध्यान दे करके उनका अलग से आकलन करवा रही है और उनके लिए उपयुक्त रास्ते बनाने की कोशिश वह कर रही है। जहाँ तक विभिन्न परियोजनाओं का प्रश्न है, आपको इस बात का बखूबी ध्यान होगा, जब दिल्ली में मेट्रो चली थी उसी समय उत्तर प्रदेश में भी मेट्रो की बात आई थी। तब से आधिकारिक स्तर पर और शासन के स्तर पर भी विभिन्न स्थानों में इसकी बातें हुई थी। लेकिन आज 2020 हो गया, यानी 20 साल, 2 दशक पूरे बीत गए। उत्तर प्रदेश में केवल एक मेट्रो किसी तरह से चल पाई और दूसरी स्थानों पर, शहर के दूसरे शहरों में जो मेट्रो चलाने की योजना है उनके लिए भी वही बात है। मेट्रो को आप देखें, उत्तर प्रदेश का कोई भी एक ऐसा शहर नहीं, एक नोएडा को किसी स्तर पर छोड़ दें तो कोई भी ऐसा शहर नहीं है जो नियोजित ढंग से विकसित किया गया हो। कहीं ऐसा कोई मेट्रो का पथ निकाल दिया जाए, उसकी लाइन निकाल दी जाए, उसका रूट कायम कर दिया जाए जिससे वहाँ की जनता का लाभ न हो सके। इसको आप हमारे यहाँ लखनऊ में चलाई गई मेट्रो से भी बखूबी महसूस कर सकते हैं कि जो घने क्षेत्र हैं उनसे इसका बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं है। और इसको भी तैयार करने में जो स्थितियाँ आईं, बना तो दिया गया इसे, लेकिन वह लोगों के उपयोग में इसलिए नहीं आ पा रही है कि यह जनता के लिए अनुपयोगी है। जनता के लिए सार्वजनिक परिवहन को सस्ता बनाना होगा। एक जो दुर्भाग्यपूर्ण या विडंबनापूर्ण स्थिति है, यह केवल इसी शासन की नहीं, वास्तव में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इसको मनमोहन सिंह सरकार ने शुरू किया था और यह तभी से स्थिति आ रही है। सरकार, और एक सरकार ही नहीं, तमाम सरकारें उसी दिशा में बढ़ती हुई लग रही हैं। सरकार का काम ये धारणा विकसित हो रही कि गवर्नेंस करना है, बिजनेस करना निजी क्षेत्र का, व्यापारियों का काम है। जो ये धारणा है यह लोक हित के विरुद्ध धारणा लगती है। वास्तव में सार्वजनिक निगमों को, सार्वजनिक संस्थाओं को जो अब तक चली आई हैं उनको सार्वजनिक नियंत्रण में ही रखे जाने की आवश्यकता है। लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब जनता भी उस दृष्टिकोण से उसके लिए अपने लिए लाभप्रद देखे। जनता अपने लिए लाभ तो उठाने के चक्कर में रहती है, लेकिन उनके लिए वह उचित भुगतान करने से दूर भागती है, उचित श्रम करने से दूर भागती है। इससे धारणा नहीं बन पाएगी और हमें इस बात को बखूबी ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी भी योजना को पूरा करने के लिए जनता के समर्थन की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। हमें किसी भी मार्ग को लें, किसी भी एक्सप्रेस वे को लें, किसी भी मेट्रो लाइन को लें, किसी भी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज को लें, उनकी आवश्यकता बहुत दिनों से थी, लेकिन इस दिशा में इन सुविधाओं के विकेंद्रीकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया। हम इस सरकार की इस मामले में सराहना करते हैं और करना चाहेंगे कि इसने शासन की सुविधाओं के विकेंद्रीकरण की कोशिश की, उसके लिए पैटर्न जो भी अपनाया हो, व्यवस्थाएं विकेंद्रीकृत हो रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हो रहा है, अधिकतम उच्चतर चिकित्सा सुविधाओं से युक्त चिकित्सालयों का निर्माण किया जा रहा है, अधिकतम मार्गों का निर्माण हो रहा है। इनके
निर्माण में जो बाधाएं आ रही हैं वो शासन या धन के स्तर पर नहीं है, वास्तव में वह भूमि के अधिग्रहण को लेकर के या दूसरी पेचीदगियों की वजह से हैं, जिनका मैंने अभी आपको उल्लेख किया। वो किसी मजहबी स्थान को लेकर के हैं, किसी धार्मिक स्थान को लेकर के हैं, कहीं कुछ विद्यालय भी बाधक हो रहे हैं, वो निजी क्षेत्र के हों या सरकारी हों। ऐसी स्थितियों में जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, सरकार उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रही है। जनता को भी धैर्य रखना होगा, संयम रखना होगा, और सबसे अधिक धैर्य और संयम रखने का कार्य उन दलों का है जो जनता के हितकारी होने का दावा करते हैं और उनकी राजनीति करते हुए आलोचना और निंदा करना चाहते हैं। सरकार की आलोचना निंदा की ही जानी चाहिए। जनतंत्र तभी तक जीवित रह सकता है, लोकतंत्र तभी तक जीवित रह सकता है जब तक जनता जागती रहे। जनता में चेतना होनी ही चाहिए, और जनता में चेतना का काम अगर विपक्षी दल, विरोधी दल कर रहे हैं तो यह बात अच्छी है। लेकिन जो वास्तव में समस्याएं जहां हैं, उधर भी जनता का रुख उधर भी मोड़ने का काम जनता के हित में विपक्षी दलों को करना चाहिए। विपक्षी और विरोधी दल यह न करके केवल अपने राजनीतिक हितों को, राजनीतिक स्वार्थों को मैं कहूँगा करने की कोशिश, साधने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से सभी समस्याएं आ रही हैं। सर, किसानों का आंदोलन चल रहा है पिछले लंबे समय से उत्तर प्रदेश में, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान चल रहे हैं आंदोलन पे। लगभग धीरे धीरे कहें तो लगभग 125 दिन होने जा रहे हैं। किसान आंदोलन को योगी सरकार के सामने कितनी चुनौती मानते हैं आप? किसान आंदोलन वास्तव में अगर किसानों का होता, किसानों के हित के लिए होता, हो सकता है किसानों का हित किसी स्तर पर इसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन किसानों के लिए और किसानों के द्वारा ही होता तो बात किसी हद तक यह समस्या की हो सकती थी और सरकार उसके लिए यत्न करती। लेकिन वास्तव में किसान आंदोलन के नाम पर जो राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक हित साधने की और सरकार को उसके ध्येय पथ से भटकाने की जो कोशिश की जा रही है, वह उचित नहीं है। इसलिए किसान आंदोलन को सरकार के लिए कोई मैं समस्या नहीं मानता हूँ। या किसान आंदोलन नाम रख देने मात्र से या किसान आंदोलन नहीं हुआ, अगर यह बात होती तो पूरे प्रदेश में किसानों के बीच में, किसानों के मन में, किसानों के सोच में यह धारणा होती। या केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश की ही बात क्यों हो करके रह गई है? क्या पूर्वांचल में किसान नहीं है? क्या बुंदेलखंड में किसान नहीं है? क्या मध्यांचल में किसान नहीं है? आखिर वो भी तो किसान हैं, वह भी तो अपने हितों को, अपनी भलाई के लिए हमेशा सन्नद्ध रहते हैं। सर, जब हमारी पिछली बार आपसे बातचीत हुई थी किसान आंदोलन को लेकर, हमने आपसे बहुत विस्तार से पूरी बात किया था। आपने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि उत्तर प्रदेश में अगर किसान कहीं समृद्ध हैं जो आंदोलन करने की स्थिति में है तो वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि वहाँ गन्ने की खेती है। बाकी जगहों पर किसान बटाईदार पर निर्भर है और इसीलिए शायद योगी सरकार ने बटाईदारों के लिए भी योजना लेकर के आई, क्योंकि बाकी आपने खुद कहा था कि किसान बाकी जगहों पर किसान है ही नहीं। अगर समृद्ध किसान है, अगर वो आंदोलन करने की स्थिति में है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आज आप खुद अपनी ही बातों को खारिज कर रहे हैं। नहीं, मैं अपनी बातों को राजेश जी कतई नहीं खारिज कर रहा हूं। मैं आज भी इस बात को बखूबी मानता हूं और इसके प्रमाण भी हैं। आप भी जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान वास्तव में ज़मीन के मालिक हैं। अधिकतर किसानों के पास अधिक ज़मीनें हैं, यह बात बिल्कुल सही है, और उनकी कैश या नकदी फसलें करने में रुचि भी है, यह बात भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन वास्तव में वह किसान आंदोलन अपने हितों के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरों के द्वारा प्रेरित होकर के उनको जो अधिक आमदनी होती है उसको वह और बढ़ाने के चक्कर में हैं। यह बात तो अच्छी है, लेकिन वह उस आमदनी का दुरुपयोग कर रहे हैं, न केवल अपने हितों के लिए बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थों को वह पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि ज़्यादा धन संपन्नता उनको राजनीतिक तौर पर अधिक चेतनशील कर चुकी है और वह अब राजनीतिक हैसियत बनाने की कोशिश में है। इसके लिए समुदाय के अन्य लोगों को भी वह भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश की 4 साल की कामकाज पूरा हो गया, अब 5वां साल है। चुनाव में जा रही है सरकार, अब 5वें वर्ष की बखूबियाँ वो नहीं गवाएंगे, उपलब्धियाँ वो नहीं गिनाएंगे। आप योगी सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां देखते हैं कि उनको किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं? योगी सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत या सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी चुनौती के रूप में मैं किसी चीज़ को नहीं लेता हूं, इसलिए कि योगी सरकार के सामने वास्तव में कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, एक चुनौती के रूप में अगर किसी हद तक कोई बात है तो वह जनता के विश्वास को अर्जित करने के लिए है। और जनता का विश्वास अर्जित करने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जनता जिसको हम कहते हैं उसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है और वह तात्कालिक हित को अपने सर्वोपरि या तात्कालिक लाभ को सर्वोपरि रखती है और उसी के हिसाब से फैसले करती है, उसी के हिसाब से निर्णय करती है। चुनौती है तो इसी स्तर पर है। सरकार और सरकार के लोगों को मैं यह सलाह देना चाहूँगा कि वास्तव में उसे अपने कार्यों को जनता के बीच ले जाना चाहिए। जनता की छोटी छोटी चौपालें लगाकर, जनता के छोटे छोटे बैठकें करके जनता के साथ उनके बीच में अपनी बात को रखना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए तुलनात्मक लिहाज से कि 4 साल 5 साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति बेहतर उनके लिए हुई है। निश्चित तौर पर वह चीज़ें हुई हैं, लेकिन यह केवल मुख्यमंत्री के बयान या शासन की विज्ञप्तियों का विषय या अखबारों में विज्ञापन का विषय नहीं है, टीवी मीडिया पर विज्ञापन के विषय नहीं है। वास्तव में जनप्रतिनिधियों को यह कार्य करना चाहिए, वो अपने क्षेत्र का चयन करें और क्षेत्र में छोटी छोटी चौपालें लगाएं, छोटी छोटी पंचायतें करके वह लोगों को अपनी उपलब्धियां, अपने सरकार की उपलब्धियां बताएं। इससे आप कह रहे हैं ग्राम चौपालें लगाएं, छोटी छोटी जो जाएं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 महीने पहले एक कार्यक्रम बनाया था और उसमें उन्होंने कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि किसान आंदोलन कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगाया गया था कि वो गांव में जाएं और समझाएं लोगों को कि सरकार के साथ किस तरह किसान खड़े हुए हैं, किसानों के साथ सरकार किस तरह की योजनाएं बना रही है, उन्हें 6,000 रुपये वार्षिक पेंशन दे रही है। लेकिन जैसे ही वो गांव में घुसे, किसानों ने उनको लाठी लेकर दौड़ा लिया और वो किसान गांव में नहीं जा पाए और वो कार्यक्रम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उठा करके अब यहाँ पूर्वांचल में चलाया जा रहा है। ग्राम संवाद कार्यक्रम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरा आंदोलन वो कार्यक्रम ही ख़त्म कर दिया गया। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समस्याएं हैं इसलिए कि अराजक तत्व तो हमेशा आप देखें तो जिसको हम पौराणिक काल कहते हैं या जिसको हम राम का काल कहते हैं, जिसको हम कृष्ण का काल कहते हैं, उस समय भी ऐसा रहा। राक्षसों का उपद्रव मैं इसको के रूप में देखना चाहूँगा। आप इस बात पर हंस सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि राक्षसी प्रवृत्तियाँ, राम थे तो रावण था, कृष्ण थे तो। एक बात आप के प्रश्न को लेकर के मैं यह कहना चाहूँगा कि वास्तव में जैसे प्राचीन काल में, पौराणिक काल में हमने सुना है, समझा है, जाना है कि हमेशा उपद्रवकारी शक्तियाँ जिनको राक्षस कहा गया वह उस दौर में अधिक हुआ करती थी और सही कार्य करने वाले, जो सद्कार्य करने वाले, सदपथ पर चलने वाले लोगों की संख्या हमेशा कम हुआ करती थी। वही स्थिति आज भी है। आबादी जिस ढंग से बढ़ती जा रही है, जनसंख्या जिस ढंग से तेज़ होती जा रही है, वास्तव में जनसंख्या की यह गति जो है लोगों की समस्याएं बढ़ा रही है और समस्याएं वास्तव में जन आबादी जो है उसकी वजह से हैं। अधिक लोग हैं। इसका मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को आप राक्षस बता रहे हैं? नहीं, राक्षस नहीं बता रहे हैं, लेकिन प्रवृत्तियां तो राक्षस है ना। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान अपने हित का ध्यान रखें। हित की दृष्टि और स्वार्थ की दृष्टि में एक अंतर होता है। स्वार्थ की दृष्टि मूल्य दृष्टि की नहीं होती, हित की दृष्टि में मूल्य दृष्टि होती है, मूल्यबोध होता है और जहाँ मूल्यबोध रहता है वहीं पर वैचारिक क्रांति जन्म लेती है। और यह वैचारिक क्रांति अगर होती तो उनके द्वारा शुरू किया गया आंदोलन या उनके द्वारा बढ़ाया गया आंदोलन आज पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुका होता। लेकिन वास्तव में यह उन बातों को लेकर के नहीं था जिनको उन्होंने मुद्दा बनाया, बल्कि इसके पीछे दूसरे निहितार्थ थे, उनके दूसरा उद्देश्य और दूसरा मकसद था। इससे वह कतिपय लोगों के राजनीतिक हितों को पूरा करना चाहते थे, इसलिए इसमें उनको असफलता मिली। और यही कारण है कि वह जिस पार्टी का नाम आपने लिया यानी सत्ता दल जो है, उसके लिए भी वह चुनौती बन कर के आए। सर, एक अंतिम सवाल ये कि योगी सरकार के सामने, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने या भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती या कांग्रेस, ये 3 विपक्ष के रूप में सामने देखे जा रहे हैं। लेकिन सामने आ रहा है तो सिर्फ कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस ज़मीन पर है, प्रियंका गांधी हर जगह जा रही हैं,
हर आंदोलन कर रही हैं, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो गंगा में नहाने की बात हो, चाहे वो कहीं पे हो। विपक्ष के रूप में अगर आज देखा जा रहा है तो ज़मीन पर सिर्फ कांग्रेस दिखाई पड़ रही है। अखिलेश यादव के कुछ कार्यक्रम दिखाई पड़ रहे हैं, अभी उन्होंने आजम के लेकर शुरू किया। तो आपको क्या लगता है, उधर असदुद्दीन ओवैसी आम आदमी पार्टी बिजली को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के, सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर के सामने आई है, तो आप इन सब विपक्ष को आप कैसा मानते हैं? क्या योगी सरकार के सामने कोई विपक्ष जैसी चुनौती खड़ी करने की स्थिति में है, या वास्तव में ये क्लीन स्वीप करने की स्थिति में है? एक सीधे और संक्षेप में अगर बात कहें तो जिस प्रकार का आपने खाका खींचा अपने सवाल में, इससे मैं इस बात पर आश्वस्त हूँ कि यह सत्ता के विरोधी मतों में ही बिखराव करेगा, क्योंकि इस सत्ता की स्थिति को चुनौती अगर दी जा सकती है तो वह एकता से दी जा सकती है जो विपक्ष के रूप में हो। और विपक्ष का कोई धड़ा बनने का कहीं कोई आधार मुझे न तो दिखता है, न कोई कार्यक्रम दिखता है, न कोई सोच है, और न ही किसी में किसी प्रकार की कोई समझ है। बल्कि विपक्ष के मतों का बिखराव जो है वह इस सरकार के लिए और फ़ायदेमंद होगा, और इस सरकार के लिए ज़्यादा अच्छी स्थितियां होगी। लोकतंत्र के हित में मैं देखता हूं तो एक सशक्त विपक्ष का होना बहुत आवश्यक होता है। और जब मैं स्थिति जो वास्तव में मौजूदा स्थिति है उस पर गौर करता हूं तो मैं इस रूप में पाता हूं कि वह स्थिति और अधिक कमज़ोर हो रही है। यह सरकार के हित में हो सकता है, वर्तमान सरकार के हित में हो सकता है, या और सशक्त हो सकती है, लेकिन लक्ष्य सरकार को मजबूत करना नहीं बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करना होना चाहिए। और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विपक्षी दलों के पास किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर मत्स्येंद्र प्रभाकर, जिन्होंने तमाम सारी चीज़ों को विस्तार से बताया। इनका मानना है कि योगी सरकार के सामने 2022 में कोई चुनौती नहीं है। 2022 में उनकी राह में कोई विपक्ष ऐसा नहीं है जो रोड़े अटका सके। वो किसान आंदोलन को भी चुनौती नहीं मानते हैं। उन्होंने साफ कहा कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। ये बयान उनका भले ही विवाद खड़ा कर सकता है, ये तो समय बताएगा, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने जो बताया है, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जैसी कोई चीज़ नहीं है। विपक्ष खुद अपने आप में आपस में लड़ कर के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने कोई चुनौती नहीं है। यानी कि माना जाए कि 2022 फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद साबित होने वाला है। धन्यवाद, शुक्रिया।